हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जितनी भी छात्र छात्राएं अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कुछ वैकेंसीज डिक्लेयर किया है। हम लोग इन्हीं वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। इस वैकेंसी के लिए किस तरह की अर्हता की डिमांड इसने किया है और इस परीक्षा के लिए किस तरह का परीक्षा का स्वरूप रहने वाला है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से की है। नियमित भर्ती के अंतर्गत यह एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया है। इसमें हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट में बताया गया है कि परीक्षा की शुल्क क्या रहेगी। यहाँ पर बताया गया है कि 100 रुपया परीक्षा की शुल्क रहेगी, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होंगे उनको मात्र 50 रुपये दे करके ही पंजीकरण की राशि देनी है। ओके। और चूँकि राज्य स्तरीय इस तरह की जो भी वैकेंसीज आती है तो राज्य के छात्र छात्राओं के लिए यह लाभदायक होता है। मॉनिटरी बेनिफिट इसमें होता है और साथ ही साथ अर्हता को भी लेकर के काफ़ी उन्हें छूट प्राप्त होती है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे पेज में यहाँ देख पा रहे हैं कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, रिलीज़ किए गए हैं। जो अनारक्षित है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 6 वैकेंसीज यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है। इसके बाद ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 1 है। इसके बाद एनेक्सर 2 के लिए 1 है ना, और इस बाकी के लिए आपका 1 है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसीज यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी कहा जाए तो ठीक है, ज़्यादा तो वैकेंसीज तो नहीं है, लेकिन संघर्ष किया जा सकता है इतने ही वैकेंसीज़ के लिए। बस आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। जो बाहर राज्य से इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको तो किसी भी तरह का कोई छूट तो नहीं प्राप्त होगा उम्र को लेकर के, फीस को लेकर के, लेकिन उनको प्रयास अवश्य करना है। वो तो भारत में कहीं पर भी वैकेंसीज निकले उसके लिए वो भर सकते हैं। यह संवैधानिक अधिकार है। बाय द वे, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कनिष्ठ अनुवादक के लिए जो पे स्केल है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 35,400 से वो 1,12,400 तक होगी। और शैक्षणिक योग्यता वही है जो एसएससी जीएसटी के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ भी लेंगे कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा, है ना। आपको बस ये जान लेना है कि ग्रेजुएशन में हिंदी अंग्रेजी है और मास्टर में कोई भी हिंदी या अंग्रेजी आप रखे हुए हैं तो फिर आप इसके लिए योग्य है। और इसके साथ ही साथ आपको पीजीडीटी का एक सर्टिफिकेट रखना होगा खुद के पास, नहीं तो फिर आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, है ना। प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास है या पीजीडीटी है, डिप्लोमा कोर्स है, या आपको 2 वर्ष का ट्रांसलेशन करने का अनुभव है, तब आप इस परीक्षा के लिए योग्य है। ठीक है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। ठीक है। अंतिम तिथि तक आपके पास जितनी भी शैक्षणिक योग्यता की यहाँ अनिवार्यता पर बल दिया गया है, सारी तरह की शैक्षणिक योग्यता उस अंतिम तिथि के पहले ही आपके हाथ में सारे रहने चाहिए, तब आप इस परीक्षा के लिए योग्य है, अन्यथा आप योग्य नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा देखिए काफ़ी अच्छा है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है वे भी इसके लिए योग्य किस तरह से हो रहे हैं, इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर बताया गया है।
आयु सीमा देखिए, उपरोक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ तिथि ये वाला यहाँ पर रेफरेंस डेट ये दे दिया गया है, और अधिकतम रेफरेंस डेट ये वाला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष है, जो कि अधिकांश एग्जाम के लिए न्यूनतम उम्र सीमा रहती है। और देखिए अधिकतम मेन है ये वाला, अधिकतम क्या है कि अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए 35 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। अर्थात यहाँ तक कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिनका जो 30 साल से ऊपर है, 35 वर्ष तक है, अभी है वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुआ है, वे भी इस एग्ज़ाम के लिए अर्हता रखते हैं और वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 37 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। महिलाओं के लिए यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 40 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है। किंतु ये जो छूट है उम्र में जो छूट दी गई है ये स्थानीय लोगों के लिए ही है, अर्थात जिनके पास आवासीय बना हुआ झारखंड के निवासी है उन्हीं को यह छूट प्राप्त होगा। आप आगे इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों के अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये तो खैर आगे देखते हैं, इससे संबंधित हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, ये देखिएगा, इस चीज़ को हम लोगों को नोट करना चाहिए कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ लिखा गया आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, दावा करना पड़ेगा आपको। और जो भी आरक्षण का दावा करेंगे उसके पास स्थानीय निवास पत्र होना चाहिए, तभी, अन्यथा आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 4650 दिनांक इतना के अंतर्गत। बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो डिटेल्स है, ये तो आप तो पढ़ ही लीजिएगा। और जो भी आप प्रमाण पत्र, जो भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो निर्गत करवाइएगा वो अंचलाधिकारी से नहीं बना हुआ होना चाहिए, वो जिला स्तरीय वो होना चाहिए, तभी वो मान्यता प्राप्त होगा। आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। फिर यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में कुछ विशेष तरह की बातें यहाँ पर बताई गई है, आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आगे देखिए, आगे और क्या चीज़ जानने समझने वाली चीज़ है। बाकी ये सब तो छोटे छोटे चीज़ें हैं। ऑनलाइन महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र को कैसे के भरेंगे, कहाँ सबमिट करेंगे। यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन से वेबसाइट में जाना है, www.jssc.nic.in पर जाना है और वहाँ पर JJTCE 2023 पर क्लिक करना है। और फिर वहाँ पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन का एक एक्टिव लिंक नज़र आएगा और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद फिर दूसरे तरह का दूसरे दिन, किसी अन्य दिन आपको मिलेगा जब आप अपना अन्य तरह के डिटेल्स को वहाँ पर फिल करेंगे, है ना। फिर यहाँ देखिएगा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही आपके मोबाइल फ़ोन या फ़ोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा, है ना। और इसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद फिर पंजीकरण हो जाने के बाद फिर पुनः लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद 7 कंटिन्यू करने के बाद फिर आगे विवरण आप पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस एडवर्टीज़मेंट को लेकर के वो ये है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 21/2/2024 से दिनांक 20/3/2024 की मध्य रात्रि तक रजिस्ट्रेशन होगा, अर्थात पंजीकरण कर सकते हैं। अर्थात अभी एक्टिव लिंक आपको नज़र नहीं आएगा, 21 फरवरी 2024 से आपको लिंक प्राप्त होगा और ये जो लिंक रहेगी वो एक्टिव रहेगी कब
तक 20 मार्च 2024 तक, अर्थात एक महीना, पक्का एक महीना आपको समय मिल रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, और परीक्षा शुल्क भुगतान का दिनांक भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि क्या उसकी अंतिम तिथि रहेगी। 23/3/2024 तक आपको परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर देना है। फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए तारीख यहाँ पर अंतिम तारीख यहाँ पर बता दिया गया है। और फिर आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 29 मार्च 2024 से दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा, है ना। यदि किसी भी तरह का आपको पंजीकरण में या आप अपने विवरण देने के जब दे रहे होंगे उसमें आप किसी भी तरह का कोई वर्तनी त्रुटि करते हैं या अन्य तरह की त्रुटि हो जाती है, तब यहाँ पर करेक्शन करने के लिए आपको समय दिया गया है 29 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक। आप उसमें किसी भी तरह के अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। यदि आयोग ये यहाँ पर पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि आयोग द्वारा वर्णनात्मक आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, मतलब एक से अधिक सिटिंग्स में लिया जाता है, ओके, तब नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छी बात है कि कभी किसी एक सीटिंग में थोड़ा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया, दूसरी सीटिंग में थोड़ा कम हार्ड आया, इजी आया क्वेश्चंस, तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। इसके बाद देखते हैं 16वां क्या कह रहा है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा, है ना। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, एक ही चरण में परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न वर्णनात्मक होंगे, ओके। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी, ठीक है। 2 घंटों में आपको कौन कौन से चीज़ों पर ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ों से संबंधित आपको प्रश्न लेने हैं, देखिएगा। प्रथम पत्र 2 पत्र होगा, 2 पाली में यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। प्रथम पत्र में दोनों ही वर्णनात्मक, यहाँ लिखा हुआ है। विषय यहाँ देखिएगा, हिंदी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंध होगा। और फिर वही बात यहाँ पर भी है कि अंग्रेजी व्याकरण, रचना और एक निबंध होगा। लेकिन हिंदी में देखिएगा कि एक संक्षेपण को भी यहाँ जोड़ दिया गया है कि संक्षेपण भी आएगा। लेकिन अंग्रेजी की जहाँ तक बात है तो अंग्रेजी व्याकरण ही रहेगा। अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध होगा, है ना। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि वर्णनात्मक का स्वरूप क्या रहेगा। हम लोग तो ये समझ पा रहे हैं कि संक्षेपण तो वर्णनात्मक ही होगा, निबंध भी, वो भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना से संबंधित आपका डिस्क्रिप्टिव तरीका क्या रहेगा। तो मेरे विचार से, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मुझे लगता है कि आपको जो प्रश्न पत्र रहेंगे इससे हिंदी व्याकरण और रचना से संबंधित, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसमें हो सकता है डू एज डायरेक्टेड से संबंधित। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न ऐसे रह सकते हैं कि दिए गए वाक्य का आप पैसिव वॉइस में रूपांतरण करिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आप रूपांतरण करिए, है ना। निम्नलिखित शब्द का आप संधि विच्छेद करिए, है ना। तो इस तरह से आपका हो सकता है कि प्रश्न रहें। और संक्षेपण और निबंध के लिए हो सकता है 15-15 अंक का वेटेज यहाँ पर हो। बाकी आपका हिंदी व्याकरण रचना के लिए अंक निर्धारित किए गए हों। खैर, ये तो प्रोबेबल है, बस मैंने अंदाज लगाया कि इस तरह के प्रश्न पत्र आपके रह सकते हैं। और जो दूसरा पत्र होगा वो भी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। इसमें अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होगा और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद होगा, है ना। और यह 50-50 अंक का होगा। और जो समय दिए जाएंगे वो 2 घंटे, काफ़ी समय है आपके लिए, काफ़ी समय है,
आप एसएससी जीएसटी का ये जो एग्ज़ाम देते हो उसमें तो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद एक रहता है, उसके बाद हिंदी ऐसे रहता है और अंग्रेजी ऐसे रहता है, और उसके लिए आपको 2 घंटे प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर मात्र अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी के 2 पैसेजेस आपके रहेंगे और इस तरह से 50-50 अंक के रहेंगे, और समय आपको काफ़ी मिल रहा है, 2 घंटे का समय मिल रहा है, और ऊपर में भी आपको अच्छे खासे समय प्राप्त हो रहा है। 2 घंटे का समय का कम नहीं होता है ना। तो परीक्षा का जो स्वरूप है वो एसएससी जीएसटी से थोड़ा सा हल्का है, हालांकि सभी वही डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। मैं इसके लिए कोर्स शीघ्र में लॉन्च कर दूंगा, और अभी से आपको इसके लिए पढ़ाई करना प्रारंभ कर देना है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। प्रथम पत्र जो है 100 अंक का, जो आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, उसमें किस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे। भाषा एवं साहित्य पर भी रहेगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, भाषा एवं साहित्य पर प्रश्न रहेंगे। सही शब्दों, वाक्यांशों, कहावतों की समझ तथा भाषा को सही सही, संक्षिप्त तथा प्रभावपूर्ण लिखने की क्षमता को परखना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया गया है कि किस तरह के प्रश्न रहेंगे। द्वितीय पत्र की जहाँ तक बात है 100 अंक के रहेंगे, और 2 घंटे का जो परीक्षा रहेगा उसमें अभ्यर्थियों के अनुवाद कौशल के साथ साथ लिखने एवं दोनों भाषाओं की सही, संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण समझ को परखने हेतु इस पत्र में हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने हेतु 2 अनुच्छेद होंगे। इस पत्र का स्तर वही होगा जो विवरणिका में शैक्षणिक योग्यता अंकित है। ठीक है, और इसके बाद जो एक छोटा सा जो भी है मेधा लिस्ट जो यहाँ पर है, मेधा सूची का निर्माण जो किया जाएगा, वो इस तरह से है, आपको इसको पढ़ लेने की आवश्यकता है। तो मुख्य जो भी इस परीक्षा से संबंधित बातें थी मैंने बता दिया। बाकी आप इसके एडवर्टीजमेंट को आप पढ़ लीजिएगा, और जहाँ दिक्कत हो तो आप डाउट्स रेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस परीक्षा के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार करिएगा। एक रणनीति बनाइए, और उस रणनीति पर आपको अभी से खुद को तैयार कर देना है। मिलते हैं हम लोग इस परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य तरह के पहलुओं के साथ अगले वीडियो सेशन में। आप यदि अन्य अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का राजभाषा अधिकारी की तैयारी करना हो, या आप आने वाले एसएससी जीएसटी 2024 की परीक्षा में आप अंतिम रूप से चयनित होना चाहते हैं, तो उसके लिए कोर्सेज लाइव है। अभी NICL की और RBI ग्रेड A की लाइव क्लासेस चल रही है। यदि आप लोगों में से कोई इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारे कोर्स से अवश्य जुड़ेंगे और अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।